जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो आइए चलते हैं झारखंड की स्थिति पे ताज़ा जानकारी के लिए। पर उसके पहले हम वहाँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र मनोज प्रसाद जी के साथ हम आपको डिबेट के दौरान पर्टिकुलरली एक ऐसे टॉपिक पे बात उनका उनकी उनकी राय और विस्तार से उनकी राय जानना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज पर्टिकुलरली रिव्यू पिटीशन जो मूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के खिलाफ के ऑर्डर के खिलाफ रिगार्डिंग द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द एसटी एंड एससीज। आखिर ये है क्या? सब कैटेगराइजेशन क्या है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट किया और उससे क्या फायदा हो सकता था या क्या नुकसान हो सकता था? आइए हम मनोज प्रसाद जी से ही इस पे विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे व्यूअर्स को बताएं आखिर है क्या है मामला। ये जो मुद्दा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े डिसीजन के तहत में ये जो पिटिशंस है उसको रिजेक्ट किया। वो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से ऐतिहासिक तो पहले था जब जजमेंट पास किया था 6 बेंच ने, और आज उसको रिजेक्ट किया जो पिटिशंस को। तो पिटिशंस फाइल करने वाले में से तो एलजेपी के नेता जो थे, जेपी था, और बहुजन समाज पार्टी के लोग उसको कंटेस्ट किए थे। एक्चुअली ये डिसीजन है क्या? इसको डिसीजन को संक्षिप्त वे में समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा सिंपल वे में इसको व्याख्यान करें। ज़्यादातर लीगल वे में करने से ऑडियंस को थोड़ा हो सकता है मुश्किल। देखिए, जब हमारा संविधान बना देश आज़ाद होने के बाद, तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनको कैटेगराइज किया गया कि कौन शेड्यूल कास्ट है, कौन शेड्यूल ट्राइब है, और उनको उनके पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया, और वो रिजर्वेशन आज भी मान्य है। लेकिन उसके बीच बीच में आप पाएंगे कि मंडल कमीशन के बाद जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको भी सम्मिलित किया गया। तो रिजर्वेशन दिया जाता है एक नियम कानून के तहत पे जो कॉन्स्टिट्यूशन देती है। अब जब स्वाधीनता के बाद से आपको मालूम हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो रिजर्वेशन देने की जो पद्धति थी उसमें हम लोग के जो फाउंडिंग फादर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने रिजर्वेशन एससी एसटी को दिया और कहा कि ये 10 साल तक लागू होगा, उसके बाद इसका रिव्यू होगा। लेकिन ये रिव्यू नहीं हुआ फॉर पॉलिटिकल रीजंस, और ये चलता गया, जिसका मतलब ये हुआ कि एसटी एससी को रिजर्वेशन जो भारत हमारे देश के संविधान के द्वारा दिया गया रिजर्वेशन पॉलिसी है और जो डायरेक्टिव है उसको फॉलो किया। लेकिन ये करीब करीब सोचिए कि आज 2024 है और 52-53 के बाद से हम लोग इसको बांध के चलते रहे हैं। विगत कम से कम हम समझते हैं कि याद कीजिए कि करीब करीब 2000 से पहले भी कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें कि ये कहा गया था कि ये जो जितने डिफाइंड हैं, जो डिस्क्राइब्ड हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें सभी लोग को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स नहीं माना गया है, उसको लिया जाए। इसको ये पहले वाला भी हुआ, बाद में भी होता रहा। लेकिन 2000 में बने ईस्वी में, आज से करीब करीब 24 साल पहले, आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य था जहां पर कि एक एजिटेशन चल रहा था। वो एजिटेशन ये चल रहा था कि वो दो कम्युनिटीज में एक जबरदस्त रूप से लड़ाई चल रही थी। एक बोलते हैं मदैया कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी है मदैया आंध्र प्रदेश में। वो कह रही थी कि हम एसटी कम्युनिटी हैं और हम सबसे गरीब हैं और हमको इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है और हमको इसको लाभ दिया जाना चाहिए। तो दूसरा कम्युनिटी था माला कम्युनिटी, माला, वो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मूवमेंट चला तो उसके बाद यही चंद्रबाबू नायडू 2000 में एक लेजिस्लेशन लाए असेंबली में कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है एसटी और एससी को,
इसमें हम लोग क्वांटिफाई करें कि ये जो कम्युनिटी है वो बहुत गरीब है और इसको क्लासिफाई करके इनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। जब वो एक लेजिस्लेशन पास हुआ, गवर्नर ने उसको नोटिफाई कर दिया, वो नियम बन गया, तो इसको चैलेंज कर दिया गया कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया कि नहीं ये ठीक है, ये नियम जो बनाया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा वो एक सही नियम कानून है, इसको किया गया। लेकिन बात तो वहां बना नहीं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट पे चला आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक है उसका मतलब कारण तो मेरे से लीगल वे में ये था कि आप जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कास्ट, शेड्यूल कास्ट है, उसमें एक और जोड़ करके आप उनको क्वांटिफाई करके इनको आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इस तरह का एक्चुअली लीगल बैटल 2000 के बाद से चलता है। अभी जुलाई में जो सिक्स बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक ऐतिहासिक जजमेंट पास किया। वो जजमेंट क्या था? वो ये था, संक्षिप्त रूप में, सिंपल वे में ये था कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये रिजर्वेशन ST/SC को मिला है। इस रिजर्वेशन को इसको सब क्लासिफाई स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। सब क्लासिफाई मतलब जैसे आप देखिए ना, बिहार में अब महा बैकवर्ड जो ऐड किया गया, उसी तरह से आप तमिलनाडु को ले लीजिए तो 1% सब क्लासिफिकेशन के तहत में एक अरंतियार कम्युनिटी है, उसको ऐड किया गया और उसको कोई चैलेंज नहीं किया, नोबडी चैलेंज। पंजाब में भी कुछ वैसा ही हुआ है। एक जैसे बोलते SC कोटा के तहत में एक फिक्स्ड प्रोफेशनल चीफ को ऐड करके उनको दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये न्यायपूर्वक है और कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स है 14 का कभी भी ये वायलेट नहीं करता है और इसको डिस्क्वालिफिकेशन करना आवश्यक भी है। क्यों कहा? इसलिए कि देखिए, इसको संक्षिप्त रूप में उस क्लासिफिकेशन जजमेंट में पूरा लिखा भी हुआ है, मैं उसको इस तरह से पुट कर रहा हूँ जो कि रेफर्ड है कि अब सोचिए कि 2052-53 के बाद से जो रिविजन दिया गया, अब मान लीजिए कि एक IAS अधिकारी जो 2055-56 बैच के या 57 बैच के जो IAS अधिकारी हैं वो रिजर्व कैटेगरी से IAS बने। अब उनका बेटा को तो रिजर्वेशन मिला, अब बेटा के बेटा को भी रिजर्वेशन मिला, अब थर्ड फोर्थ जनरेशन को बेटा को मिल रहा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए झारखंड के रूप में देखिए तो यहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं। अब एक मुंडा कम्युनिटी जो कि और लोगों से और सब प्रिमिटिव ट्राइब से आप अच्छी तरह से जानते हैं, बिरहोर वगैरह से काफ़ी बड़े हुए हैं। तो ये मुंडा कम्युनिटी के अगर एक IAS अधिकारी 2060 में IAS बनता है तो 3 जनरेशन से वो IAS का रिजर्वेशन ले लेके आगे बढ़ रहा है। आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति जो IAS का बेटा है और उसके पोता पोती से लेकर सारे लोग IAS बने या इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए या फिर स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिसर बन गए, वो तो पढ़े लिखे और उनको बहुत सारा फंडिंग हुआ और बहुत सारा सोशल स्टेटस बढ़ गया, लेकिन वो मुंडा कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो पढ़ नहीं सके, जो पढ़ने में बहुत पीछे रह गए, वो कैसे कम्पीट करेंगे? तो इनका आरक्षण जो ऑलरेडी रिजर्वेशन के तहत में जिनको लाभ मिला विगत 75 सालों में वो लोग तो बेनिफिट हो जाते हैं। तो रिजर्वेशन तो ट्राइब्स के नाम से किया गया, मुंडा लोग को दिया गया, सबको दिया गया, लेकिन ये मुंडा कम्युनिटी और ओरांव कम्युनिटी और जो बड़े जो फॉरवर्ड क्लास हो गए ट्राइब्स में, वो सारा रिजर्वेशन तो उन्हीं को मिलने लगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक जो डेवलप्ड ट्राइबल कम्युनिटी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मीना कम्युनिटी है आपको जाकर के राजस्थान।
अब मीना कम्युनिटी में इतने सारे आईएएस अधिकारी विगत साल में हो गए हुए कि आपको मालूम होगा कि अगर आप राजस्थान चले जाइए, आप पूछिए कि मीना का मतलब है कि वो आईएएस अधिकारी है या कोई सिविल सर्वेंट। अब मीना कम्युनिटी तो एक ट्राइबल कम्युनिटी है, अब सारे ट्राइबल कम्युनिटीज वहां पर पड़े हुए हैं जो उतना एजुकेशन उनको मिला नहीं, इकोनॉमिकली उतना ग्रो नहीं किए, तो लेकिन रिजर्वेशन तो सबको बराबर है, तो इनमें कंपटीशन इक्वालिटी अमंग इक्वल्स तो नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज इनइक्वालिटी अमंग इक्वल्स, सो इसका सब क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। लेकिन ये सब क्लासिफिकेशन जो होगा वो केंद्र सरकार नहीं कर सकती, इसको राज्य सरकार ही कर सकती है। और इसी के तहत में उसने जजमेंट पास किया कि इट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जिसके तहत में दी क्लासिफिकेशन राज्य सरकार का अधिकार है, वो कर सकती है। तो ये करने का मतलब अब ये इसका देखिए रिप्रिकॉशंस क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी तो बिना, मैंने पता नहीं क्या कारण था, लेकिन स्टेटमेंट आने लगा, बहुजन समाज पार्टी का ये बहुत खराब है, ये है वो है। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का ये अभी पिटिशंस को कैंसिल कर दिया गया, तो आप पाएंगे कि किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब नाउ इट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, इट इज बाउंड टू बी एक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ देम। अब ये एक्सेप्टेबल है, तो अब बहुत बड़ा एक परिवर्तन की ओर मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ेगा। वो क्या कि अगर डी क्लासिफिकेशन हुआ तो अल्टीमेटली आप पाइएगा कि मुंडा कम्युनिटी में ही लोग बोलेंगे कि जो 4 बार रिजर्वेशन फैसिलिटीज जिस परिवार को मिला उसको डिक्लासिफाई करके वैसे कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जाए जो कि मुंडा कम्युनिटी में ही जो कि ले नहीं पाए रिजर्वेशन। तो अब डिक्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होगा वो तो बहुत बड़ी बात है, जो कि मेरे ख्याल से आने वाले समय में इसको देखने को मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि ये जो 70 साल में जो रिजर्वेशन का उपयोग करके जो बेनिफिट्स ले रहे थे जो लोग, अब शायद आने वाले 10-15 साल के अंदर में वो रिजर्वेशन फैसिलिटी शायद उनको न मिले, क्योंकि एक ही एसटी कम्युनिटी में बहुत लोग जो हैं वो इसको बेनिफिट लेकर के इसका बेनिफिट को दूसरे गरीब कम्युनिटी जो है उसको लाभ नहीं मिल पा रहा। तो मुझे लगता है कि जो इनइक्वालिटी अमंग इक्वल्स अगर आता, वो इनइक्वालिटी नाउ इट इज गोइंग टू बी चेंज। मैं इस तरह से इसको समझने की कोशिश किया, मैं समझ पाऊँ। अब डिपेंड करता है कि राज्य सरकार आगे बढ़ती है। आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का देखिए, कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों पार्टी ने ओवर रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट के नहीं दिया, कोई ऐसा नहीं आया। जब ये लोग बोलने लगे लोजपा वाले और बीजेपी बहुजन समाज पार्टी के नेता, तो उनका रिएक्शन है कि नहीं जो पहले था वही होगा, मान्य होगा। बट वे काइंड नोबडी हैज चैलेंज्ड द 6 bench order that सब क्लासिफिकेशन ऑफ एसटी एंड एससी जरूरी है, ये होना चाहिए। तो अब मेरे ख्याल से भारत के राजनीति में आप पाइएगा कि राज्य सरकारों के द्वारा ये निश्चित रूप से आज नकल किया जाएगा और इससे लाभ वो गरीब वंचित ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में ट्राइबल कम्युनिटी जो है उन पर होगा। तो उसका कहने उसको कहा गया ना कि जैसे कि आप बोलते क्रीमी लेयर, द वर्ड दिस वाज यूज्ड बैकवर्ड क्लास में कि क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर जो होंगे ट्राइबल्स कम्युनिटीज में, उनको शायद इसका डिवाइड करके इसको क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि कैसे इसको करना, वो तो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपने जो इशू को रेज किया है ये बड़ा फंडामेंटल इशू है, और आने वाले भारत इंडिया का जो फ्यूचर है, इट इज गोइंग टू बी गाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, मेरा आपसे ये पूछने का अभी ये इशू आज सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में जो सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC ST था, वो मैंने जानबूझकर आज आपके साथ ये रेस किया, क्योंकि आप जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस प्रदेश में आपने हर चीजों को देखा है, ऐसे तो आप देश विदेश की खबरों से वाकिफ है, पर खासकर आपका जो झारखंड पे पकड़ है ना, क्योंकि झारखंड एज अ स्टेट जो कि ट्राइबल बाहुल्य है, जहाँ
राजनीति एसटी और एससी के लाइन पे ही हर पॉलिटिकल पार्टी करता है, तो वहां के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था ये। तो इसी को लेते हुए हम आपके पास एक और सवाल के साथ आते हैं कि सुनने में आया है कि ये जो आशा लकड़ा ने, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है सरकार को रिगार्डिंग, जो कहते हैं ना कि ट्राइबल पॉपुलेशन पूरी तरह से मतलब बहुत अचानक गिरा है और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का रेट बढ़ गया है। ये तो आपसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। क्या ये जो मामला, इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, पर्टिकुलरली सब क्लासिफिकेशन या एससी एसटी को लेकर, या पॉलिटिकल पार्टीज का एक तरह से देखा जाए तो जो खेलना होता है राजनीति में इन मुद्दों पे, इसका क्या असर पड़ सकता है, या आपको क्या लगता है ये वाकई इस तरह की चीजें होनी चाहिए? तीन चीज, आपका प्रश्न तीन भाग में विभाजित है जी। एक तो ये जो पॉपुलेशन रेशियो है बिटवीन ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स, उसमें आपने कहा कि क्योंकि भाजपा ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है चुनाव के सेटअप में कि इन्फिल्ट्रेशन, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, खास करके जो बांग्लादेशी उनको बोला जाता है, और सब जगह से वो उनका अगर इन्फिल्ट्रेशन अगर हो रहा है तो संथाल परिणामी और झारखंड के कई इलाकों में उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ट्राइबल्स का परसेंटेज कम हो रहा है। अब ये तो पॉलिटिशियंस हैं, लोग बात करते हैं, उनका अपना एक मकसद होता है करने का, लेकिन मैं इस चीज को समझता हूँ इस आधार पे कि पॉपुलेशन का रेशियो को समझने के लिए आप नॉन ट्राइबल्स के पॉपुलेशन को और ट्राइबल्स के पॉपुलेशन को एक पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। वो देखना ये चाहिए कि अगर किसी भी राज्य में आप जाइए, झारखंड राज्य तो निश्चित रूप से एक ऐसा राज्य है जहाँ की 1951 का अगर आप डेटा को एनालाइज कीजिए तो पाइएगा कि यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन की संख्या मोर देन 50% जब देश आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद से आप पाइएगा कि ट्राइबल पॉपुलेशन का धीरे धीरे कम होता है। और 2011 का जो सेंसस आया उसमें ये दिखाया कि करीब 27% हो गया। तो ये कहना कि ट्राइबल पॉपुलेशन घट गया, ये तो नहीं मानता मैं। क्या होता है कि नॉन ट्राइबल का पॉपुलेशन बढ़ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्राइबल पॉपुलेशन घट गया। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइबल्स एक्चुअली, there are many tribals, there are many non-tribals who may not actually stay in झारखंड, बाहर चले जाते हैं और बाहर के लोग यहाँ चले आते हैं। तो ये आना जाना तो मेरे ख्याल से लगा रहता है। और परसेंटेज जो रेशियो है नॉन ट्राइबल्स और ट्राइबल्स के बीच का, वो डिपेंड करता है कि नॉन ट्राइबल्स कितने आए तो उनका और कितना पॉपुलेशन उनका बढ़ा। तो आप पाएंगे कि उस समय भी तो करीब 50% था। तो 50% का पॉपुलेशन जो है उनका बढ़ा इसलिए कि यहाँ इतना सारा इंडस्ट्रीज का आगमन हुआ। आप देखिए कि नेहरू के समय में एचईसी बना, मेकॉन आया, सीएमपीडीआई आया, सो मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो उनको आने के चलते उन लोग यही बसे। अब बसे तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा उनका। अब ट्राइबल्स जो हैं आप देखिए कि बिकॉज ऑफ देयर ओन बैकग्राउंड, ये ऐसा नहीं है कि स्वाधीनता के बाद ऐसा हुआ है। आप अगर म्यांमार चले जाइए या फिर आप मालदीव चले जाइए या आप और थोड़ा एक्सटेंड करके चले जाइए देश में, तो आप पाइएगा ट्राइबल पॉपुलेशन वहां भी जाते थे और वहां का विकास में शामिल होते थे एज लेबरर, एज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप पाइएगा कि ये जो आना जाना है वो लगा रहता है, लेकिन निश्चित रूप से ट्राइबल पॉपुलेशन तो ओवर द इयर्स हैज गॉन डाउन। अब इसमें बात उठता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन अगर नीचे चला गया है तो वो तो एक संदर्भ है, वो एक इशू है, दैट इज सेपरेट इशू। इसका जवाब तो मैं देने की कोशिश किया है, आप आई होप दैट इज कंप्लीट। सेकंड इशू आपने ये कहा कि ये जो आज का जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ एसटी एससी होने जा रहा है, तो होगा। अब राज्यसभा पर डिपेंड करता है वो कब करते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ झारखंड के बारे में बताना चाहूंगा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज।
एक तो आप जानते हैं कि सब मिला के करीब करीब यहाँ पर 31 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उसमें 4-5 को हटा दीजिए तो करीब करीब 28, 25-26 जो कम्युनिटीज हैं वो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जिसका जोर आज के जो प्रिमिटिव ट्राइब्स कौन है, जिनकी संख्या मुश्किल से 10 जा रहे हैं, 15 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, 2 लाख है प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जो कि कुछ कुछ एरिया में बसे हुए हैं। अब आप देखिए कि भारत की इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो रिजर्वेशन फैसिलिटीज है वो मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज को ही प्राप्त हुआ, वो उसी का उपयोग करके आगे बढ़ते हैं। कौन? मुंडा, ओराओस, संथाल्स एंड होलो, यही 4-5 कम्युनिटीज जो हैं, ये जो रिजर्वेशन फैसिलिटीज है इसका बेनिफिट लेकर आगे बढ़े। लेकिन और जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है उनका क्या हुआ? वो इतने दूर है, इकोनॉमिकली इतने बैकवर्ड है, अर्बन एरियाज में उनका झुकाव नहीं है, एजुकेशन से वो बराबर आगे पीछे रहे हैं। धीरे धीरे उनका एजुकेशन में हो रहा है, लेकिन अब उनका बेटा, एक बिरहोर का बेटा जो मैट्रिक पास करता है या बीए पास कर लेता है और वो चाहता भी है कि हम कंपटीशन में जाकर के एक क्लर्क बन जाएं या फिर जाकर के सिविल सर्विसेज में, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले जाएं, तो वो रिजर्वेशन उसको मिला हुआ है, लेकिन वो कभी कम्पीट ही नहीं कर सकता एक ऐसे व्यक्ति से जिसका कि फादर 1955 में एमपी बना और फिर वो उसका बेटा रिजर्वेशन मिला, वो आईएएस बन गया, और फिर आईएएस बनने के बाद उसका दूसरा बेटा जो है इंजीनियर बन गया, और तीसरा उसका पोता जो बना वो जाकर के डॉक्टर बन गया। लेकिन यही लोग उस रिजर्वेशन के मलाई को उपयोग करके आगे बढ़ते गए। लेकिन मनोज जी आपसे एक मुद्दे पे यहाँ आपको थोड़ा सा एक सवाल के साथ आपके साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, झारखंड में एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था कभी, आज भी वो भले ही उस तरीके से उछल नहीं पा रहा है या उठाया नहीं गया है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो है कन्वर्जन के बाद रिजर्वेशन मिलना चाहिए था कि नहीं, पर्टिकुलरली ट्राइबल्स को, शेड्यूल कास्ट्स में। आप बताएंगे कि जो शेड्यूल कास्ट होते, रिजर्वेशन का मकसद क्या था, रिजर्वेशन का मकसद क्या था और किनको दिया जाने की बात हुई थी? क्या कन्वर्टेड शेड्यूल कास्ट्स के लोगों को वो रिजर्वेशन मुहैया हुआ? नहीं तो फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को कन्वर्जन के बाद क्यों मुहैया कराया गया? आपको याद होगा कार्तिक उरांव जी ने इस पर बहुत ही विशेष चर्चा की थी और उन्होंने इस मामले को, जबकि वो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और उस समय कांग्रेस सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, पर उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाया। आज तक उसका कोई हल और सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इस पे ध्यान ही नहीं देना चाहते, क्योंकि ये उनका फायदे का काम है, फायदे का एक इशू है, दोनों ही तरफ से खेलते हैं लोग। तो इस पे आप, क्योंकि रिजर्वेशन की बात चली, सब क्लासिफिकेशन की बात चली, बार बार एक ही आदमी रिजर्वेशन लेकर फायदा ले रहा है, रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, जो मेन मकसद है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इस पे मैं हम आपसे जानना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है और कार्तिक उरांव सचमुच में इस मुद्दे को बहुत आगे बढ़ाए थे, और उनका मेन मकसद ये था, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर कन्वर्सन हो रहा है, अगर एक आदिवासी क्रिश्चियन बन जाता है तो जो क्रिश्चियन बन जाता है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, कार्तिक उरांव का कहना है। और बहुत सारे आदिवासी नेता हैं इस चीज को मानते हैं। ये मानते इसलिए है कि धर्मांतरण जो हो रहा है वो धर्मांतरण और आगे बढ़ेगा अगर इसको रिजर्वेशन उनको भी मिले जो कन्वर्ट कर जाए। अब जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमको रिजर्वेशन कैसे बंद कर दीजिएगा, हम तो शेड्यूल कास्ट है, हम शेड्यूल ट्राइब है, हम तो, मेरा राइट है कन्वर्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे प्रदान किया है कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन मुझे आप क्यों रोक सकते हैं? हम कन्वर्ट कर दिस बाय रिलीजन, लेकिन मेरे जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस सबको मिला हुआ है उसको बदलाव करने की आपका कोई राइट नहीं है। ये उनका आर्गुमेंट। लेकिन इनका आर्गुमेंट ये रहा है कि आप जब अपने रिलीजन को, अपने धर्म को बदल करके आप ईसाई बन जाते हैं या इस्लाम को अडॉप्ट कर लेते हैं या कुछ और, तो आप इसके रिजर्वेशन आपको नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है और इस मुद्दे पर बहुत सोच की आवश्यकता है।
और सोच की आवश्यकता के अनुसार ही निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि आप कन्वर्सन को रिजर्वेशन से जोड़िए तो मुझे लगता है कि मुद्दा में कुछ डिस्कशन डिबेट की जरूरत पड़ेगी, और मुझे लगता है कि इसको बहुत सोच विचार के इस पर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये सही है कि आप जान जाइए कि आज के दिन में भी भाजपा यही चाहती है कि रिजर्वेशन अगर दिया जा रहा है और आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको रोक दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता में कार्तिक उरांव की तरह ताकत नहीं है जो इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि उनको वोट बैंक की आवश्यकता है। वोट बैंक का मतलब कि जिस दिन वो रेस करेंगे तो क्रिश्चियन और इस्लाम मुस्लिम कम्युनिटी का उनका वोट बैंक चला जाएगा, तो फिर वो इसको आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। तो कंट्रोवर्सी इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड वोट बैंक। बट टू माय माइंड, मैं अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इतना बता देना चाहूंगा कि रिजर्वेशन अल्टीमेटली आप देखिएगा कि आने वाला 20-25 साल के दरमियान में ये जो सब क्वालिफिकेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सब क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया अल्टीमेटली आप कैसे काम करेंगे? तो उनका कहना था कि एक व्यक्ति को अगर 4 बार आप रिजर्वेशन दिए तो उसको रोक दीजिए फॉर इंस्टेंस। फिर अल्टीमेटली आप पाइएगा कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे चलाएगा मुद्दा, कि उसका इकोनॉमिक मुद्दा, तो आप पाइएगा कि ये रिजर्वेशन जो मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत में एक बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ने वाला। और मुझे लगता है कि इससे जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, वंचित है, जो पीछे रुके हुए हैं, उनको इसके लाभ होगा। और जो ऑलरेडी बेनिफिट कर चुके हैं वो गुस्सा आएंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये निश्चित होना है, इसको रोक नहीं सकता, ये होना भी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस उम्मीद के साथ हम आपको आज आप ये डिबेट खत्म करते हैं कि आपने जो कहा कोट अनकोट एक बड़े परिवर्तन के तरफ लेकर जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है। लेट्स होप कि इस देश में रिजर्वेशन, कन्वर्जन, पलायन, करप्शन, इन मुद्दों पे खुल के डिबेट हो और उस डिबेट से कुछ ऐसा निकले जिससे कि देश उस दिशा में बढ़े जो हमारे विजनरीज का सपना हुआ करता था, जो आम जनता चाहती है इस देश में, प्रदेश में और पॉलिटिक्स में। जी नमस्कार, फिर मिलेंगे हम। जी मनोज जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।